आदरणीय प्रिंसिपल महोदय, मुख्य अतिथि आज के सफीउल्लाह जी, जिनको मैं सभी भाई भाई करके बोल रहे थे, कुछ कह रहे थे, मैं इनको मियाँ जी कहता हूँ, मेरे कलीग्स और प्यारे बच्चों। सेवानिवृत्ति एक वर्ड है कि सेवानिवृत्ति, ये शब्द जो है अपने आप में बहुत भारी है, बहुत हैवी वो है। इसको संभालने के लिए पूरा जीवन लग जाता है। कई लोग संभालते ही वो दुनिया से निकल जाते हैं, लेकिन ये शब्द नहीं संभाल पाते कि वो सेवानिवृत्त भी हो। तो सेवानिवृत्ति एक काम से निवृत्त होकर दूसरा काम की वो उसका प्रारंभ है, सेवानिवृत्ति। और कई लोग कहते हैं कि हम सेवानिवृत्त होकर बस ये काम हमारा हो गया, उसके बाद उसको ये नहीं पता होता कि उसको दूसरा काम इंतजार उसका काम कर रहा होता है। उसको कुछ दूसरे उत्तरदायित्व ऐसे मिलने वाले होते हैं जो उससे भी ज्यादा जिसका वैल्यू होती है। मैं थोड़ा सा एक उदाहरण देके बताऊंगा। जब मेरे भाई साहब रिटायर हुए तो उन्होंने कहा बस मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ, अब तो बस ऐश करूंगा, सुबह मॉर्निंग में घूमने जाऊंगा, शाम को भी घूमने जाऊंगा। जैसे ही सेवानिवृत्त हुए तो उनको दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि अपने बच्चों के बच्चों को संभालना, है ना। तो कभी भी आप निवृत्त नहीं हो सकते, जब तक सांसें हैं तब तक जीवन है। मियाँ जी को मैं 1997 से जानता हूँ, जब मैंने यहाँ डिप्लोमा कोर्स किया था टीचिंग का, तब से इनका मेरा नाता है और मैं इनसे तब तक हमेशा मिलता रहा हूँ, तब से 1997 से। और यहाँ तक कि कभी कभी हम दोनों भोजन भी शेयर करके बैठे रहते, गप्पे भी मारते हैं, भोजन भी शेयर करते रहते हैं, और ये घूमते फिरते मेरे पास ही आ जाते हैं। तो काफी कभी हम 5-5-6 बजे तक दोनों बैठे रहते हैं और गप्पे सप्पे लगाते रहते हैं। तो आज मैं जो जिसका सबसे ज्यादा आभार व्यक्त करता हूँ वो है अमित सिंह सर। ये मेरे साथ जो है भोजन शेयर करते हैं लंच में। आज ये मैस में चले गए। जब ये आज मैस में गए तो मेरे लिए क्या हुआ, मैंने कहा खाली हो गया, मैं क्या करूँ इतनी देर में। तो मैंने कुछ लाइनें लिखी, किसके लिए, मियाँ जी के लिए, है ना। वो सुनाता हूँ आपको। बड़े बड़े कवि यहाँ पे बिजलाल सर हैं और दयाल जी हैं अपने, तो सर थोड़ा सा अगर लाइन इधर से उधर हो गई, लाइनें भटक गई तो संभाल लेना। मेरी कविता का शीर्षक है मियाँ जी आपको सलाम। ये इससे जो है 100 गुनी नीचे ताली, क्योंकि मैंने कभी स्टार्ट ही नहीं किया है। अब तुम्हें तालियां कैसे अंत में देखता हूँ कैसे बजाते हो। कविता का शीर्षक है मियाँ जी आपको सलाम। मियाँ जी आपको सलाम, आपका काम ही है आपका पैगाम। ईमानदारी, सत्यता और ऊर्जा इनमें इतनी भरी पड़ी है, सामने बैठे हुए। ईमानदारी, सत्यता, ऊर्जा इनमें इतनी भरी पड़ी है, तभी तो ये इमारत मजबूती से हमारे सामने खड़ी है। आपको सलाम। स्कूल की घंटी बजने से पहले आपका आना, स्कूल समाप्ति पर बच्चों को हॉस्टल तक पहुंचाना, यहाँ तक कि स्कूल से हॉस्टल, हॉस्टल से स्कूल कई बार चक्कर लगाना। मियाँ जी आपको सलाम। प्रिंसिपल साहब की घंटी सुनकर उनके पास भाग जाना, बगल में बैठे हैं। प्रिंसिपल साहब की घंटी सुनकर उनके पास भाग जाना, उसके बाद कई चक्कर मेन ऑफिस के लगाना। फिर भी आप थकते नहीं, किसी काम के लिए मुकरते नहीं। मियाँ जी आपको सलाम। आपने तो इतनी नौकरी कर ली है कि कई प्रधानाचार्यों को सेवानिवृत्त करवाया है। इनको
सेवानिवृत्त करवाया है, चलो आज आपका भी नंबर आया है। लेकिन या मेरा मन भरा है और मैंने आपसे बहुत कुछ पाया है। मियां जी आपको धन्यवाद सर आपके अपने प्रेरणादायक विचार के लिए। अब मैं आवाज देता हूं एक ऐसे शख्सियत को जिन्होंने इस स्कूल में कुछ खास अपना अस्तित्व दिखाया है। उनको इस लाइनों के साथ बुलाता हूं, आप पहचान जाएंगे शायद। मैं अर्ज किया है, झूठों ने कहा है झूठों ने कहा है झूठों को सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के बाहर है झूठों की एक मंडी, घर के बाहर है झूठों की एक मंडी, दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। अब मैं बुलाता हूं विकास चौधरी को। सबसे पहले तो इस परिसर में जो हमारे बीच उपस्थित हैं, सबसे वरिष्ठ वयस्क अगर कोई हैं तो वो श्रद्धेय शफी भाई जी, उनके प्रति हमारा एक अनन्य स्नेह इतना प्रखर है कि इसी अपनत्व के कारण हम उन्हें किसी और विशेषण से संबोधित न करते हुए आज इस विदाई की वेला में भी शफी भाई जी कहकर ही संबोधित कर रहे हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर जो हमारे काम के हैं। सबसे पहले तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है कि हंसिए, खूब हंसिए और ताली भी बजाइए, क्योंकि हंसने से इम्यूनिटी बढ़ती है और ताली बजाने से वायरस। एक लॉजिक है जो मेरे आज तक नहीं समझ में आया। लॉकडाउन के दौरान घर में मैं अपने दोस्त से बातें कर रहा था, बातचीत कर रहा था, उसने 20 मिनट रोक दिया, पुराने डायलॉग बोला, कहता धीरे बोलो धीरे बोलो धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। अब एक बात बताओ, कान होते हैं तो जुबान तो नहीं होती ना, सुन भी लिया तो क्या दिक्कत, किसी को बोल नहीं सकता। हाँ, अभी सही पकड़े हैं। इस दौरान जितना हम घर में रहे आज तक उतना कभी रहे ही नहीं। मई जून की छुट्टियां और अक्टूबर की छुट्टियां दोनों को मिला दिया जाए तब भी दिन उससे दुगने ही होते हैं। बहुत टाइम तक रहे और इतने टाइम बाद प्रोग्राम हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और लेकिन जितना टाइम हमारे साथ हमारा फोन रहा उतना तो कोई और रहा ही नहीं। सुबह ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के बाद से लेकर रात सोने तक हमारे साथ होता था। चार्ज पर लगाते थे फोन तब भी यही इंतजार रहता था 100% बैटरी लेवल कब होगा सब। और एक दिन तो मेरे साथ तो ऐसा होता था 2-3 घंटे अगर फोन को बिना छुए रह लूं तो फोन में से ही आवाज आने लग जाती थी, खुद को खुद फोन खुद ही बोलने लगता था, मालिक जिंदा तो है ना। एक दिन तो गजब हो गया। मैं चार्ज पर लगाते फोन चला रहा था, मेरी मम्मी ने टोका, कहती अगर तेरी ये आदत पड़ गई, फोन से इतनी एडिक्शन हो गई तो बाकी काम में कैसे फोकस कर पाएगा। मैंने कहा नहीं आप चिंता मत करो, मैं आगे चल के एक बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और आपका नाम रोशन करूंगा। वो भी भावुक होकर बोल दिया उन्होंने भी कि पहले फिलहाल तो ये बोतलें भर के फ्रीज में रख लेना। अच्छा, एक दोस्त है मेरा, घर में बहुत टाइम स्पेंड किया उसके साथ, कॉलेज में है अभी, हर हफ्ते में उसका हेयर स्टाइल चेंज हो जाता है और यही वजह है कि उसको जितनी फिक्र अपने बालों की है बाकी चीजों की नहीं होती है। हाल ही में कॉलेज से फेसबुक पर पोस्ट किया उसने, पंछी बनू उड़ता फिरूं मस्त गगन में, पंछी बनू उड़ता फिरूं मस्त गगन में। पहला कमेंट उसके पिताजी का आया, धरती को छूते ही सब्जी लाना भवन में। धरती को छूते ही सब्जी लाना भवन में, वरना एक भी बाल नहीं बचेगा तेरे चमन में। कोविड का टाइम था, वैसे अभी भी है, कुछ जगह पे थोड़ा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन होपफुली आने वाले फ्यूचर में सब कुछ वेल हैपनिंग हो। बड़ा स्ट्रेस का माहौल था, एक एंजाइटी टाइप से थी और एक मेलैंकली एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था। लेकिन ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि
हंसना बहुत जरूरी है, चाहे जितनी भी खराब सिचुएशन हमारे साथ हो, कोई जरिया ढूंढना चाहिए, क्योंकि हम फोटोज क्लिक करते हैं, सेल्फी लेते हैं, उस दौरान हम मुस्कुराते हैं। जरा आप खुद सोचकर देखिएगा कि अगर 30 सेकंड मुस्कुराने से एक सेल्फी अच्छी आती है, तो हमेशा मुस्कुराने से जिंदगी हम हमेशा कितनी मुस्कुराते हैं, खूबसूरत ज्यादा सेल्फी लेते हैं। एक कैरेक्टर है जिनका अभी तक जिक्र हुआ नहीं, थोड़ा मैं भूल गया था। इस दौरान झप्पू जी ने सब जगह पे सोसाइटी में आगे जप्पू जी आगे सारी जगह पे सोसाइटी में जो गरीब लोग थे उनके लिए लॉकडाउन के टाइम पे खाना, उनके लिए दवाइयाँ, बहुत सारे अरेंजमेंट करवाए। तो जो स्थानीय प्रशासन है उन्होंने निर्णय लिया कि अब झप्पू जी की शहर के मुख्य चौराहे पे एक मूर्ति बनाई जाएगी। तो लोग उनके घर पहुंचे, झप्पू जी से कहा कि हम शहर के चौराहे पर आपकी एक मूर्ति बनाना चाहते हैं। हालांकि झप्पू जी अभी जिंदा है। तो उन्होंने कहा कि आपकी मूर्ति बनेगी जिसमें 10 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। अब झप्पू जी के दिमाग में ख्यालों का सैलाब पता नहीं कैसे उमड़ता है अजीबो गरीब। कहते नहीं, वो 10 लाख रुपए मुझे दे दो, मैं ही चौराहे पे जाके खड़ा हूं। अभी तो वैसे उन लोगों ने घर में चेक किया, 3 स्विमिंग पूल थे। तो क्वेश्चन किया म्युनिसिपैलिटी के लोगों ने, कहा कि ये स्विमिंग पूल घर में पिकनिक स्टॉप थोड़ा ही ना है। कहते नहीं, ये स्विमिंग पूल नहाने के लिए है। तो फिर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया कि अगर नहाने के लिए है तो उसके लिए तो बाथ टब चल जाता है, स्विमिंग पूल और वो भी 3। और झप्पू जी के जवाबों से उनके किस्से यादगार बन जाते हैं। कहते हैं ये 3 स्विमिंग पूल में से पहला वाला ठंडे पानी का है, जब मौसम गर्म होता है तो हम इसमें नहाते हैं। दूसरा वाला गर्म पानी का है, जब मौसम ठंडा होता है तो हम इसमें नहाते हैं। और तीसरा वाला बिल्कुल खाली है, जब नहाने का मन नहीं करता तो इसी में चले जाते हैं। अभी ये तो कुछ भी नहीं, एक दिन तो अपने ऑफिस में, हाल ही कुछ दिन पहले की बात है, अपने ऑफिस में पानी की जगह जल्दबाजी में सैनिटाइजर की बोतल पी गए। और उनके दोस्त भी इसी किस्म के हैं, झप्पू जी नहीं, एक उनका फ्रेंड सर्कल ऐसा जोवियल टाइप सा है। अभी एक दोस्त है उनका बिहार में, हाल ही में बिना मास्क पहने हुए सड़क पर घूम रहा था। पुलिस मैन ने टोका, आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ है? कहता हमको थोड़ा ना कोरोना है। फिर उन्होंने पुलिस मैन ने क्रॉस क्वेश्चन किया, अगर नहीं है लेकिन अगर कोई इंसान आपके मुंह के सामने छींक दे तो हो नहीं सकता? कहता नहीं, 15 मिनट तक सांस रोक लेते हैं। अभी एक छोटी सी गुलाबी नगरी जयपुर से एक हिंदी के बड़े मशहूर गद्य रचनाकार हैं श्री संपत सरल, उनकी एक छोटी सी गद्य रचना सुना देता हूँ। कविताएं नाटक हुआ करते थे तो लगा कि इस बार थोड़ा अलग करना चाहिए। मैं बड़ी रचना है, मैं सिर्फ 2 पैराग्राफ पढ़ता हूं, सुनिएगा। वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास। हम देखिए सोशल मीडिया का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि जितना भी डिजिटलाइजेशन कर लीजिए, रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं हो सकती। सुनिएगा, मैं रचना सुनाता हूं। वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर तो 5000 फ्रेंड्स हैं और परिवार में बोलचाल बंद है। हमारा उस दौरान खान पान बड़ा शुद्ध हुआ करता था और याददाश्त बहुत तेज हुआ करती थी। हर एक इंसान को 7-7 पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौज होने पर सामने वाले की भी। उन दिनों मोबाइल तो क्या, लैंडलाइन फोन भी नहीं हुआ करते थे, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 कमरों और एक पेड़ का स्कूल हुआ करता था। हालांकि आजकल तो इतने के दम पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी हुआ करती थी जिसमें शिक्षा भी प्राथमिक नहीं थी। पढ़ाई लिखाई का कोई तनाव ही नहीं था, क्योंकि हम बच्चों और अध्यापकों के बीच एक समझौता हुआ करता था कि हफ्ते में 3 दिन वो स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। लेकिन क्या टाइम था। सबसे बड़ी विशेषता है कि लोग भूखे पेट उठते जरूर थे, लेकिन भूखे पेट सोता कोई नहीं था। क्या टाइम था। याद आती है वो कोयले के इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियां, यात्रियों और ट्रेन में कौन किसको ढो रहा है इसका निर्णय निकाल पाना आसान नहीं होता। ट्रेन किस गति से चलती थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर घंटे आध घंटे का सफर भी हो तो भी यात्री 3 टाइम का खाना साथ बांध कर चलते थे। गाड़ी में डफली बजाने वालों का आना जाना लगा रहता था। गाड़ी में डफली बजाने वालों का आना जाना लगा ही रहता था। अब आगे मनोविज्ञान समझना। खड़े यात्री भजन सुनना पसंद करते थे और जिन्हें सीट मिल जाती थी वो गजल और शेरो शायरी। अब जो
बड़ी ध्यान से सुना जाता था, लेकिन जैसे ही उन्हें पैसे देने की बारी आती थी तो सीट पर बैठे हुए यात्री खुद गाना गाना शुरू कर देते। सवारी उस समय भी सामान की खुद ही जिम्मेदार हुआ करती थी, अतः जो यात्री ट्रेन में खाली हाथ चढ़ता था वो भी सामान लेकर ही उतरता था। लेकिन वो टाइम बहुत अच्छा था। मैं समापन कर रहा हूं इसका, उसके बाद 2-3 और बात है और उसके बाद पूरी प्रस्तुति का ही समापन हो जाएगा। समापन पर तालियां भरपूर बजाना, वरना इसी को दोबारा शुरू कर सकता हूं, सुनिएगा। तो आज ये आवारा पूंजीवाद का युग है। ये शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि पहले के समय में 2 जोड़ी कपड़ों में ही इतना टाइम कट जाता था, इंसान 2 जोड़ी कपड़ों में ही बहुत लंबा समय अपना गुजार लेते थे। आजकल वार्डरोब अलमारी कपड़ों से भरी रहती है, लेकिन हम आधे घंटे तक यही सोचते रहते हैं कि कौन सी पैंट के साथ कौन सी शर्ट मैच करें। इस दौरान अभी अगर डॉक्टर की बड़ी भूमिका रही, हम तो शुक्रिया अदा करते हैं बहुत अच्छे से। इस दौरान उनका जो योगदान था वो बहुत बेहतर था। डॉक्टर अगर इस दौरान मूवी बनाते या प्रोड्यूस करते या खुद उनमें एक्ट करते तो फिर तो वो टाइटल भी अपने हिसाब से देते, कभी खांसी कभी जुकाम, अजब मरीज की गजब बीमारी, हम ब्लड दे चुके सनम। डायलॉग भी चेंज हो जाते हैं। 2 बूंद सैनिटाइजर की तुम क्या जानो कोरोना बाबू, अलग अलग नाम हो जाता, मूवीज के भी नाम चेंज हो जाते। कहो ना मास्क है, रहना है आइसोलेशन में, कोरोना तुम कब जाओगे। और आने वाली मूवी तो पक्का, लेटेस्ट मूवी तो सचमुच यही होती, वैक्सीन ने कोरोना को धो डाला। रियली वैसे इस टाइम पर सबसे ज्यादा काफी सारी चीजें बहुत सारी ऐसी हुई जो आज तक नहीं हुई थी। कई जगहों पे मॉल में, शॉपिंग मॉल में नीलगाय आई, तो अलग अलग चीजें देखने को इस दौरान मिली। तो यही है, ये लाइन है, इसलिए वाह रे कोरोना तूने तो कमाल ही कर डाला, वाह रे कोरोना तूने तो कमाल ही कर डाला, कुत्ते की धुन को भी सीधा कर डाला। वाह रे कोरोना तूने गजब कमाल कर डाला, कुत्ते की धुन को भी सीधा कर डाला। जो लोग नहाते थे हफ्ते में कभी 1 आध बार, अब सैनिटाइजर से हाथ धो रहे हैं बार। ये एक विदाई का कार्यक्रम है और मैं एक बार फिर से अंत में भी एक बार शफी भाई जी की महनीय उपस्थिति को एक बार फिर सादर प्रणाम करता हूं। और अंत में कुछ पंक्तियां उन्हीं के लिए। वो जिस पर उसकी रहमत हो वो दौलत मांगता है क्या, वो जिस पर रब की रहमत हो वो दौलत मांगता है क्या, मोहब्बत करने वाला दिल मोहब्बत मांगता है क्या। जताते हुए के बाद कहीं मिलेंगे हमें, तो अंतिम की पंक्तियां। मोहब्बत करने वाला दिल मोहब्बत मांगता है क्या, तुम्हारा मन कहे जब भी उजाला बन के आ जाना, तुम्हारा मन कहे जब भी उजाला बन के आ जाना, कभी उगता हुआ सूरज इजाजत मांगता। आचार्य जी, शिक्षकगण, मेरे सभी साथियों और प्रिय छात्र छात्राओं, शफी भैया के साथ मेरा रिश्ता 2003 नवंबर से शुरू हुआ और शफी भैया को जितना मैं जान पाई हूँ, मैं जब दोबारा आई पटना से वापस ट्रांसफर पे, तो मेरी आंखें सबसे पहले शफी भैया को खोजने की। तो आप समझ सकते हैं कि मैं उनको क्या मानती हूँ। तो मेरे लिए बहुत आदर सम्मान जो है मैं फील करती हूँ शफी भैया के लिए। वो किसी के लिए भाई जी हो सकते हैं, किसी के लिए मियाँ जी हो सकते हैं, मेरे लिए वो भैया ही हैं। इसीलिए हमेशा से मैंने उनको शफी भैया कहकर ही बुलाया है। और सन 2003 में जब प्रिंसिपल थे श्री टी.एम. गुलाटी जी, उसके बाद श्री सुदीप सर, फिर उसके बाद कुछ कार्यकारी प्रिंसिपल भी हमारे विद्यालय में प्रधानाचार्य कई आ चुके हैं, जिनमें वीडियो भी थे। उसके बाद कृपानंदम सर, डॉक्टर गीतिका माथुर, और फिर आप जानते हैं श्री कमलवीर सिंह जी जग्गी, और अभी हमारे अमित सर। तो इतने प्रिंसिपल्स के नाम मुझे याद है जिनके साथ मैंने काम किया है, और आप सोच सकते हैं कि शफी भैया ने कितने प्रिंसिपल्स के साथ काम किया होगा। आप इसका अनुमान अच्छे से लगा ही सकते हैं।
लेकिन जितने प्रधानाचार्य यहाँ पर आए हैं, शफी भैया ने सबके साथ उतने ही कर्तव्य निष्ठा के साथ, सत्य निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ कार्य किया और आज भी कर रहे हैं और जिस दिन तक रिटायर होंगे उस दिन तक वो करते ही रहेंगे। तो मेरे लिए बहुत आदरणीय है शफी भैया। और जहां तक मैं जानती हूँ, मैंने भी अपनी तरफ से कोई ऐसी गलती नहीं की कि शफी भैया की नाराजगी मुझे कभी झेलनी पड़ी हो। तो मेरे लिए बहुत ही सम्माननीय है और आप रिटायर होकर जा रहे हैं और आपके आगे भविष्य, अच्छे भविष्य की कामना हम करते हैं शफी भैया और आपको धन्यवाद। श्री शफी भैया, शिक्षकगण और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी साथियों, आज जो ये मेरे द्वारा लिखी गई कविता है, इसका शीर्षक है एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की विदाई। शफी भैया जैसा व्यक्ति बहुत ही कम किसी संस्थान को या किसी विद्यालय को मिलता है, जिसने इतनी कर्तव्य निष्ठा से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। और उनकी एक आवाज उनके जाने के बाद हमें बहुत याद आएगी, कोई तो नहीं है अंदर। लास्ट में जब ऑर्केस्ट्रा क्लासेस उन दिनों चला करती थी तो वो खत्म हो जाती थी, उसके बाद 5:45 के बाद ये आवाज हर बार हमें मतलब सुनने को मिलती थी। तो इस आवाज को मैं बहुत ज्यादा बेसिकली याद करूंगा। अब कविता शुरू करते हैं कि एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की विदाई। एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की विदाई, आज आखिर वह वेला आई। पूरे विद्यालय में दुख की घटा छाई, आज सब सोचने लगे आखिर कैसे करें इस व्यक्ति की विदाई। नमन करता हूं आज इस विभूति को, जिसने छोटे से ही यहाँ अपना पैर जमाया। आखिर आज उस व्यक्ति को विदा करने का वक्त आया। उसने विद्यालय का सारा छोटा मोटा काम अपने सिर लिया, उस काम को पूरी निष्ठा के साथ अच्छे से किया, अपने कर्तव्य के पथ पर सदा अग्रसर रहा, अपने शरीर को पूरी तरह लोगों की सेवा में समर्पित किया और काम कम उसने अपना समझा कर्तव्य अपनी इच्छा से उसने कभी नहीं मांगा व्यय। हर काम को उसने पूरी निष्ठा से किया, चाहे कोई सा भी दिन हो आराम नहीं लिया। हर समय विद्यालय को अपनी सेवा दी, हर कार्य को करने में अच्छे से रुचि ली, हर परिस्थिति का सामना किया, पर फिर भी रहे वह। मुझे तो समझ नहीं आता हम कैसे करें इनका फिर। बुढ़ापे की उम्र में भी जो इतना काम करे, ऐसा व्यक्ति बहुत कम मिलेगा। ऐसा कर्तव्यनिष्ठ तो कोई विरला ही मिलेगा। मैं कहता हूं कि आपने बहुत कर लिया काम, अब आपको करना चाहिए आराम। आपके काम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। अब हम आपको इस नौकरी से आजाद करते हैं, मगर आपको आजाद करना बहुत कठिन, क्योंकि हमसे नहीं रहा जाएगा आपके बिन। हमें बहुत याद आएंगे आपके साथ बिताए दिन, हम नहीं भूल पाएंगे आपके साथ बिताए पल हसीन। आपके जाने के बाद आपकी बहुत सारी याद आपकी कमी को पूरा करेगा, आपकी कमी को पूरा करेगी आपकी नौकरी के बाद। बस आपसे हमें इतनी सी है फरियाद, अपने जाने के बाद मत हटाना हमारे सिर से अपना हाथ। हम हमेशा आपका आशीर्वाद चाहेंगे, आपकी जगह हम कभी नहीं भर पाएंगे। आपने जितना काम किया उसे नहीं भूल पाएंगे। आइए इस व्यक्ति की प्रेरणादायक यात्रा से हम सीखें, इसमें से कुछ ना कुछ अपने जीवन में धारण करें। आपके पद चिन्हों पर चल के हम भी कुछ अच्छा काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।